नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं भक्ति काल के उस दौर में जहां एक कवि ने प्रेम के दर्द को अपनी कलम से हमेशा के लिए अमर कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मलिक मोहम्मद जायसी की। आइए उनके साहित्यिक संसार की गहराइयों में उतरते हैं। तो आज के इस सफर में हम जायसी को 5 अलग अलग नजरों से देखेंगे। सबसे पहले उनका एक छोटा सा परिचय, फिर ये जानेंगे कि भाई उन्हें प्रेम का पीर आखिर कहते क्यों हैं। इसके बाद देखेंगे कि सूफी परंपरा में उनका क्या मकाम था, और हाँ, उनकी सबसे मशहूर रचना पद्मावत की भी बात करेंगे, और आखिर में उनकी कुछ और जरूरी रचनाओं पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। आखिर कौन थे मलिक मोहम्मद जायसी और वो कौन सा दौर था जब वो अपनी कलम से इतिहास लिख रहे थे? देखिए, जायसी को समझने के लिए ना 2 बातें गांठ बांध लेनी चाहिए। पहली, उनका जन्म अमेठी में हुआ था, जो उन्हें अपनी जमीन से जोड़ता है। और दूसरी, वो उस दौर में लिख रहे थे जब हिंदुस्तान पर शेर शाह सूरी का शासन था। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी माहौल ने उनकी रचनाओं को, खासकर पद्मावत को, एक अलग ही रंग दिया। अब सवाल ये है कि आखिर जायसी की कलम में ऐसा क्या खास था कि लोगों ने उन्हें एक अलग ही नाम दे दिया। चलिए उनकी साहित्यिक पहचान को जरा और करीब से समझते हैं। उन्हें एक उपाधि मिली, प्रेम का पीर। अब ये पीर शब्द का मतलब क्या है? पीर मतलब दर्द। ये उपाधि उन्हें इसलिए मिली क्योंकि पद्मावत में उन्होंने सिर्फ प्यार की खूबसूरती नहीं दिखाई, बल्कि बिछड़ने का वो गहरा दर्द भी दिखाया जिससे रानी पद्मावती और राजा रतन सिंह ने महसूस किया था। उनका लिखा हर शब्द उस दर्द को जिंदा कर देता है। अब सोचिए, इतनी गहरी, इतनी उलझी हुई भावनाओं को कहने के लिए जायसी ने कौन सी भाषा चुनी होगी? उन्होंने चुनी अवधी। ये उस जमाने में आम लोगों की बोलचाल की भाषा थी। मतलब उन्होंने मुश्किल शब्दों को छोड़कर दिल की बात को सीधी सादी जबान में लोगों तक पहुंचाया। उनकी एक और पहचान थी भूमिपुत्र, यानी अपनी मिट्टी का बेटा, क्योंकि उनकी जड़ें अपनी धरती से बहुत गहरे जुड़ी थीं। उनकी कविता की एक और खासियत थी हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार। अगर आसान भाषा में कहूं तो ये किसी भी घटना के पीछे एक काल्पनिक लेकिन बहुत ही काव्यात्मक वजह बताने की कला है। इसी ने उनकी कविता को और भी ज्यादा खूबसूरत बना दिया। अच्छा, तो क्या जायसी सिर्फ प्रेम की कहानियां ही लिखते थे? जी नहीं, भक्ति काल की जो विशाल परंपरा थी उसमें भी उनका एक बहुत खास मकाम था। आइए अब उन्हें सूफी काव्य के आईने में देखते हैं। देखिए, उस वक्त भक्ति की ना 2 मेन धाराएं चल रही थीं। एक सगुण, जो भगवान को मूर्ति या किसी रूप में पूजते थे, और दूसरी निर्गुण, जो ईश्वर को निराकार मानते थे, जिसका कोई रूप नहीं होता। जायसी इसी निर्गुण धारा के कवि थे। उनका मानना था कि ईश्वर तक पहुंचने का असली रास्ता प्रेम से ही होकर गुजरता है, और यही तो सूफी दर्शन का मूल है। और वो कितने बड़े कवि थे, इसका अंदाजा डॉक्टर बच्चन सिंह की एक बात से लग जाएगा। उन्होंने कहा था, सूफी काव्यों में एक ही कवि हैं, जायसी, बाकी सब तो लकीर के फकीर हैं। मतलब जायसी ने जो नया रास्ता बनाया, दूसरे तो बस उसी पर चलते रहे। ये उनकी ओरिजिनलिटी का सबसे बड़ा सबूत है। चलिए अब आते हैं उस मास्टरपीस पर जिसने जायसी को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया, और वो रचना है पद्मावत। ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा महाकाव्य है जिसमें इतिहास, कल्पना और दर्शन तीनों एक साथ मिल जाते हैं। तो पद्मावत के बारे में कुछ जरूरी बातें जान लेते हैं जो अक्सर पूछी भी जाती हैं। इसे लिखा गया था 1540 में, जब शेर शाह सूरी का राज था। इसमें पूरे 57 खंड है, मतलब ये एक बहुत बड़ी कथा है। भाषा, जैसा कि हमने पहले बात की, अवधी है, और ये एक प्रबंध काव्य है, यानी एक ऐसी लंबी कहानी जो शुरू से लेकर आखिर तक एक ही लय में चलती है। ये छोटी छोटी कविताओं का कलेक्शन नहीं है। पर एक बात है, पद्मावत की कहानी का अंत वो हैप्पी एंडिंग नहीं है। इसीलिए इसे एक ट्रैजिक कृति, यानी एक दुखांत रचना भी कहा जाता है। ये हमें सिखाती है कि प्रेम में सिर्फ मिलना ही नहीं होता, कभी कभी बलिदान और त्रासदी भी होती है, जो उस प्रेम को और भी गहरा बना देती है। तो क्या जायसी की पूरी दुनिया सिर्फ पद्मावत के इर्द गिर्द ही घूमती थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी कलम से कुछ और भी बेहतरीन रचनाएं निकली। आइए उनकी साहित्यिक विरासत के कुछ और पन्नों को भी पलटकर देखते हैं। उनके 2 और बहुत जरूरी रचनाएं हैं, आखिरी कलाम और अखरावट। आखिरी कलाम में वो कयामत, यानी जब दुनिया खत्म होगी, उस दिन का जिक्र करते हैं। इससे उनके आध्यात्मिक सोच का पता चलता है।
वहीं अखरावट, जो बाबर के ज़माने में लिखी गई थी, वो उनके दार्शनिक विचारों को सामने लाती है। ये रचनाएं दिखाती हैं कि जायसी सिर्फ प्रेम के ही नहीं, बल्कि जिंदगी और मौत के भी कवि। तो आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं कि 16वीं सदी की एक प्रेम कहानी आज हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है? शायद इसलिए क्योंकि जायसी ने हमें सिखाया कि सच्चा प्रेम सिर्फ किसी इंसान से नहीं होता, बल्कि ये तो ईश्वर तक पहुंचने का एक रूहानी सफर भी हो सकता है। एक ऐसा सफर जो सदियों बाद भी हमें रास्ता दिखाता है। और शायद यही वजह है कि जायसी आज भी हमारे दिलों में जिंदा है।